हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज इस वीडियो में मैं जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे आरोपों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, जस्टिस यशवंत वर्मा आजकल सुर्खियों में हैं और ये दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज भी हैं, थर्ड सीनियर मोस्ट जज भी हैं। इसका मतलब कि हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम होता है उसके मेंबर भी होंगे, तमाम कमेटियों के सदस्य हैं, तमाम कमेटियों के अध्यक्ष भी हैं। 14 मार्च को इनके घर आगजनी हुई थी। जिस कमरे में नोटों का बंडल रखा हुआ था उसमें आग लग गई थी और जो तस्वीर जारी की गई है उस तस्वीर में नोटों के जले हुए बंडल दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आग जनरेटर में लगी थी। इसीलिए जो अतुल गर्ग हैं, यहाँ के चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली के, वो अपनी बात से पलट रहे हैं। पहले तो उन्होंने बोला कि नोटों की गड्डी इन्होंने देखा, बाद में ये पलट गए अपनी बात से, कहने लगे नोटों की गड्डी इन्होंने देखा ही नहीं। अब इनके ऊपर कौन सा दबाव पड़ा, कौन सा दबाव नहीं, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस पर हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं काफ़ी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक कमेटी बना दी है इनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस मामले में थोड़े से ढीले ढाले दिखाई पड़ते हैं। वो भी नोटों को लेकर के तरह तरह के बातें कर रहे हैं। वो भी इस बात को मानने लगे हैं कि नोटों की गड्डी तो मिली ही नहीं, ये एक केवल मीडिया हाइप है। अब देखना होगा इस केस में आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक कमेटी बना दी है 3 जजों की, ताकि यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की जा सके। वो बनती ही है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का जिक्र मैंने इसके पहले वाले वीडियो में किया है, आप देख लीजिएगा। उसमें यशवंत वर्मा के ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी होती है, उसमें तीनों जूरिस्ट ही होते हैं, जज होते हैं। जनरली सुप्रीम कोर्ट का एक वरिष्ठ वो जज होता है और हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस होते हैं, जो कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के विरुद्ध लगे कदाचार के अंतर्गत ही भ्रष्टाचार आता है, कदाचार के आरोपों की जांच करते हैं। 2 ही आधार पर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, और अक्षमता। अक्षमता 2 तरह की होती है, शारीरिक और मानसिक। यह भी व्याख्या पर निर्भर करता है कि भाई ऐसा है, शारीरिक और मानसिक अक्षमता की स्थिति में वो न्याय कैसे देंगे। तो ऐसी दशा में इसको समझना, मान लीजिए कोई आदमी एक पैर से लंगड़ा रहा है, तो शारीरिक से अक्षम हुए होते हुए भी दिमाग उसका ठीक है, दिमाग काम कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत नहीं मानेगा और वो हरी झंडी दिखा देगा, भाई आप जस्टिस के रूप में कार्य करते रहिए। आप जानते ही हैं जस्टिस के रूप में जब तक वो कार्य करेंगे तब तक उनको तमाम प्रिविलेजेस मिले रहेंगे, और रिटायरमेंट के बाद भी अगर रिटायर होते हैं तो हटाए नहीं जाते हैं, तमाम प्रिविलेजेस मिले रहेंगे, पेंशन अलग से मिलेगा। तो इस प्रकार से उनके खिलाफ सामान्य रूप से कोई जांच नहीं हो सकती, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे। इसीलिए ब्रदर जजेस का सवाल, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस मामले में वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जहाँ से वो आए थे, वो पेरेंट हाई कोर्ट है इनका, वहाँ इनका ट्रांसफ़र फिर किया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये रूटीन के अंतर्गत, नॉर्मल रूटीन के अंतर्गत हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मीडिया में तो ये खबर आ रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली कॉलेजियम नाराज होकर के इनका ट्रांसफ़र यहाँ से इलाहाबाद कर दिए। तमाम उस पर मीम भी बन गए, तमाम न्यूज़ चैनलों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी, भाई क्या ये पनिशमेंट है कि आप किसी जज को पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भेज रहे हैं, ये पनिशमेंट तो हुआ नहीं। तमाम तरह तरह की बातें की जाने लगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी जगह पर सही थे। ये बात इस बात से पता चलती है कि उन्होंने
रूटीन के अंतर्गत ही इनका ट्रांसफ़र किया था, नहीं तो अगर पनिशमेंट के अंतर्गत ट्रांसफ़र किया होता तो निश्चित रूप से इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट तो नहीं है भेजते, किसी और जगह पर भेजते, जो कि जैसे पीडी दिनकरन को सिक्किम का चीफ जस्टिस बनाकर भेज दिया गया, यानी नॉर्थ ईस्ट में भेज देते। हालांकि वो भी कोई ऐसी सज़ा नहीं कही जाएगी, वो भी एक प्रकार से चीफ जज हैं तो जज ही रहेंगे, वहाँ जस्टिस हैं तो जस्टिस ही रहेंगे और सारे प्रिविलेज मिले ही रहेंगे। सिक्किम भी एक फुल फ्लेजेड राज्य है भारत का, भले ही वो दूर है यहाँ से, नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो लेकिन फिर भी मोटे तौर पर है तो हाई कोर्ट, यानी 24 जो हाई कोर्ट हैं भारत में, उन 24 हाई कोर्ट में से एक हाई कोर्ट अगर सिक्किम को भी जोड़ दें तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी तो एक प्रकार से फुल फ्लेजेड हाई कोर्ट ही है, और वहाँ भी अच्छा खासा कमरा मिलेगा रहने के लिए, और जो जजेस को टेलीफोन बिल से लेकर तमाम तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, ट्रेवल वगैरह के, वो सब मिलते रहेंगे। तो जस्टिस वर्मा का अगर दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफ़र हुआ है तो वो निश्चित रूप से पनिशमेंट के अंतर्गत तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पनिशमेंट के तौर पर थोड़ा भेजा जाता है और इनको वहाँ भेजा गया। लेकिन इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। दरअसल हम संभौली शुगर मिल्स और यशवंत वर्मा का उससे कनेक्शन पर हम एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठे हैं। संभौली शुगर मिल यानी चीनी मिल वास्तव में नोएडा के पास उत्तर प्रदेश में ही आता है, उसका कारपोरेट ऑफिस नोएडा में ही है। वहाँ के ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अक्टूबर 2013 में जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में अपॉइंट हुए थे, उसके पहले तो उस समय ओरिएंटल कॉमर्स बैंक यानी ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने इनके विरुद्ध एक्चुअली कई लोगों के विरुद्ध जो है एक कंप्लेंट लॉन्च किया था एफआईआर के लिए। एफआईआर लॉन्च भी हो गया था। ये 10वें नंबर के एक्यूज थे, अपराधी थे या दोषी व्यक्ति थे, तो अपराधी मत के दोषी व्यक्ति कहिए, दोषी थे 10वें नंबर के। इसके बाद भी एडिशनल डायरेक्टर बना दिए गए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और फिर 2016 में फुल फ्लेजेड जस्टिस जज बना दिए गए। सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डायरेक्टर नहीं माने, एडिशनल जज बना दिए गए और फुल फ्लेजेड फिर जज बना दिए गए 2016 में। ये कैसे हुआ ये तो कॉलेजियम ही जाने, लेकिन इससे निश्चित रूप से एक प्रकार से यह सवाल कॉलेजियम पर उठता है, क्या कॉलेजियम के पास ऐसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं कि भाई वो किसी व्यक्ति के एंटीसीडेंट की ठीक से जांच कर सके। तमाम तरह के सवाल उठते हैं। जस्टिस रोमापाल से लेकर जस्टिस एपी शाह, जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस जस्टिस चेलमेश्वर ने जो फिंगर उठाया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर, जो रिकमेंडेशन को ऑब्लिगेशन मानती है प्रेसिडेंट के लिए, यानी एक तरह से जज ही जज का अपॉइंट करता है। कॉलेजियम का रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का रिकमेंडेशन फाइनल माना जाता है। प्रेसिडेंट उसी के हिसाब से काम करेगा। उसका सीधा मतलब है अनुच्छेद 124(2) में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेगा। इसी का नाजायज लाभ उठाते हैं ये लोग। संभवतः दुनिया में एकमात्र ऐसा भारतीय सुप्रीम कोर्ट है जहां जज ही जज को अपॉइंट करता है। तो इस प्रकार से संभौली शुगर मिल, जिसका मुख्यालय, जिसका कारपोरेट ऑफिस नोएडा में ही है, और नोएडा के पास ही ये संभौली शुगर फैक्ट्री भी है। कौन सिंह मान इसके, परमजीत सिंह मान या कौन मान इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सॉरी चेयरपर्सन हैं, और उनकी पत्नी गुरसिमरन सिंह मान संभवतः इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यानी कोई सरदार जी ही इसके चेयरपर्सन हैं और उनकी पत्नी इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो संभौली शुगर मिल उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ के यहाँ के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे
यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से नीचे के का पद होता है। 10वें नंबर पर इनको आरोपी बनाया गया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच को बंद कर दिया गया था। सीबीआई ने इनको 10वें नंबर का आरोपी बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह जांच बंद कर दी गई थी और सीबीआई भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि दूसरे आधार पर यह बात कही थी और ओरिजिनल कंप्लेंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी बैंक ने दर्ज कराया था। कई बैंकों का ये कंसोर्टियम था जिसने वहाँ 92 करोड़ रुपए से 97 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि की हेरा फेरी की थी, यानी $multi-million का घपला था। ये कहा जाता है बैंक से इन लोगों ने लोन लिया था और बाद में फ्रॉडुलेंट केस के तहत लोन डिफॉल्ट करके लोन देना बंद कर दिया, उसका रीपेमेंट करना बंद कर दिया उसके इंस्टॉलमेंट का, जिसके विरोध में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने पुलिस में एफआईआर कराया था। चूंकि ये फ्रॉड का केस था इसलिए 420 का केस बना। उस समय तो इंडियन पीनल कोड भी था 2013 में। तो इस प्रकार से इनके खिलाफ पहले भी आरोप लग चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस आरोपी व्यक्ति को फिर एडिशनल जज क्यों बनाया गया हाई कोर्ट में। आप सभी लोग पता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं होता बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल माना जाता है, इसीलिए दोनों यूनियन लिस्ट में आते हैं। और हाई कोर्ट भले ही राज्यों पर गठित हो लेकिन हाई कोर्ट के पास भी वो सारे पावर हैं, बल्कि ज़्यादा पावर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट का कोई अधीनस्थ अदालत नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का उस पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हाई कोर्ट का सीधा नियंत्रण अधीनस्थ अदालतों यानी जिला स्तरीय अदालतों पर होता है। इसीलिए हाई कोर्ट का एक अदना सा आदमी भी अगर चला जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हड़कंप मच जाता है। जज तो खैर बहुत बहुत बड़ी चीज़ हुई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है वो तो खैर सीधे यमराज हुआ ज़िला अदालतों के लिए। ज़िला अदालतों में जजों की नियुक्ति, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति भी अनुच्छेद 233 के अंतर्गत हाई कोर्ट के कहने पर ही गवर्नर करते हैं, राज्य के गवर्नर द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और जितने भी जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जो पीसीएस जैसे भर्ती होते हैं वो सब हाई कोर्ट के द्वारा ही किए जाते हैं। यानी लोक सेवा आयोग भले ही भर्ती करता हो लेकिन हाई कोर्ट के कहने पर ही, अप्रूव करने पर ही वो पेपर बनवाता है और इंटरव्यू तो हाई कोर्ट के जज ही लेते हैं। इस प्रकार से इसीलिए इसमें भाई भतीजावाद की भी संभावना रहती है। इस तरह के आरोप तमाम लगते रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में इस तरह का कोई लोक सेवा आयोग है नहीं, तो यहाँ तो सीधे हाई कोर्ट ही अपॉइंट करता है डीजीएस के लोगों को, तो यहाँ तो ये आरोप कॉमन है। तो संभावली शुगर मिल के आरोप के बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा को अपॉइंट कर दिया गया एडिशनल जज, और यही नहीं बाद में 2016 में उनको परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तो क्या ये जजों की मिली भगत है या वर्मा की पहुंच इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इस तरह का काम किया। उस समय तो यूपीए की सरकार थी, कहीं ऐसा तो नहीं वर्मा जी का संबंध जो है सोनिया गांधी जैसे सरीखे किसी नेता से था जिससे जो चाहते थे वो करवा लेते थे। उसके पहले जो जज थे साउथ इंडिया के केरल के, उन्होंने केजी बालकृष्णन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया भी था कि भाई प्रधानमंत्री की दखल रहती है, प्रधानमंत्री के कहने पर ही बहुत सारे लोगों का, जैसे डीएमके की सिफारिश पर केजी बालकृष्णन खुद निचली अदालत से हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने ये बात तो स्वीकार किया था, अपने दामाद को भी लाभ पहुंचाया था केरल में भारी भरकम, उसमें भी वो फंसे थे। कहा जाता है सोनिया गांधी जैसा मनमोहन सिंह को कहती थी वैसे ही मनमोहन सिंह कहा करते थे। भले ही वो प्रधानमंत्री थे लेकिन पैरेलल पावर सेंटर की वजह से असली केंद्र सत्ता का तो 10 जनपद ही था। तो कहीं ऐसा तो नहीं यशवंत वर्मा जी का जुगाड़ वहाँ तक था। तमाम तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। अब सच्चाई क्या है
ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक आरोपी को कैसे, जो संभावली शुगर फैक्ट्री के मामले में मल्टी मिलियन US$ का एक स्कैम का दोषी व्यक्ति हो, उसे कैसे एडिशनल जज के रूप में एलिवेट कर दिया गया हाई कोर्ट में, यह तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन कोई भी पूछेगा और कॉलेजियम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, उसकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे इस संकट से उबरता है। अतीत में कई इस तरह के संकटों से उबरा है, भविष्य में भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने को क्लीन साबित करेगा। इसी उम्मीद के साथ आपको से ये कहना है कि अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।